हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने सेलेक्ट टू लर्निंग अड्डा में। तो प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस में। इसमें आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हाथ में पेन और पेपर ज़रूर उठा लीजिए, है ना, जिससे हम आगे नोट करते हुए आगे बढ़ते रहें। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक सिलेक्ट करेंगे वो हमारा होगा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जहाँ पर हम आज देखने वाले हैं एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, आज यहाँ से हमारा एक एनसीईआरटी जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, और अब इधर जितने भी यूपी बोर्ड में एग्ज़ाम हो रहे हैं सब जगह एनसीईआरटी के क्वेश्चन हमेशा दे रहे हैं पेपर में। तो आप उनको ध्यान में रखिए और कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी हम देखते हैं आज। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो आज हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो देखिए, जो आपका मैग्नीशियम रिबन होता है, ठीक है, जो आपका मैग्नीशियम रिबन होता है वो क्या होता है ना, खुले में उस पर ऑक्सीजन अटैक कर देता है और उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक लेयर उस पर चढ़ जाता है, ठीक है। तो ये जो लेयर्स होते हैं ना, उसको जलने नहीं देते हैं। तो इन्हीं लेयर्स को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको रेगमाल की सहायता से, है ना, मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करते हैं, साफ़ करते हैं, जिससे वो आसानी से जल सके, क्या कर सके, जल सके। और जब जलता है तो आप जानते हैं वहाँ से मुझे एक वाइट कलर का क्या मिल जाता है, पाउडर मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ऐसा ही कुछ आपका होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमारे सामने एक सेकंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमें क्या करना है, नाम लिख रखा है और इसको पहले क्या करना है, रासायनिक अपक्रियाओं के रूप में लिखना है, फिर इसको संतुलित करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन आप जानते हैं H होता है हाइड्रोजन, लेकिन ध्यान रखिए हाइड्रोजन दुनिया का सबसे छोटा एलिमेंट है और हमेशा ये अकेला नहीं रह सकता, इसलिए ये किस रूप में होता है, गैस के रूप में होता है, और गैस हमेशा अणु के रूप में लिया जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। जी का मतलब गैस। जो Cl है ना भैया, ये भी एक क्या होता है आपका, क्लोरीन होता है, Cl2, ठीक है। ये भी क्या है, गैस है। और जब ये आपस में मिलते हैं ना तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं, HCl। क्या बनाते हैं, HCl। और ये भी क्या बनता है, गैस। अच्छा, आओ इनको बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। तो आप ध्यान रखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को नहीं देखते हैं, पहले किसको देखते हैं, इनके अलावा आए हुए तत्वों को। अब देखिए भैया, यहाँ पर Cl2 है ना, और यहाँ पर एक Cl है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 क्लोरीन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से इंटू कर देंगे। और आप देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 Cl हो गया, ये भी यहाँ पे 2 का इंटू किस में हो रहा है, Cl में, तो 2 Cl। और H भी कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है इधर, ठीक है। तो यहाँ इधर हमारा 2 हाइड्रोजन है और 2 क्या है, Cl है, और इस साइड में भी हाइड्रोजन और Cl की संख्या क्या है, बराबर है। तो ये समीकरण आपका क्या है, संतुलित है। तो यहाँ पे नीचे एक लाइन लिख देंगे, अतः यह समीकरण क्या है भैया, संतुलित है। संतुलित कैसा है, संतुलित है, ठीक है। आइए बात करते हैं बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट में बदल जाता है और एल्युमिनियम क्लोराइड में। तो ये बेरियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो बेरियम होता है इस पर +2 चार्ज होता है। कितना, बेरियम पर +2 चार्ज होता है, ठीक है। तो इससे कितने क्लोरीन लगेंगे, 2 क्लोरीन, क्योंकि एक क्लोरीन पर 1 माइनस होता है। देखिए Ba पे +2 होता है और Cl पे क्या होता है, -1 होता है। तो इसका इंटू यहाँ पे कर देते हैं और इसका इंटू यहाँ पे कर देते हैं, तो BaCl2 बन गया। आया कि नहीं आया समझ में। तो ऐसे ही करना है। एल्युमिनियम सल्फेट क्या है,
एल्युमिनियम सल्फेट, आपको मैं यहाँ पे कुछ बात बताऊँ, एल्युमिनियम पे +3 होता है, SO4 पे -2 होता है, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस, क्या बनने वाला है ए होल थ्राइस। अच्छा, ये सॉल्यूशन में होते हैं, यानी कि एक्वस में होते हैं, जल में होते हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पे AQ लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 भैया, ये आपका क्या है एक्वस है, तो आप इसको भी एक्वस लिख लें, ठीक है। एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन में, ठीक है। जब इसकी अपक्रिया कराई जाती है तो बेरियम सल्फेट मिलता है, वाह, क्या मिलता है बेरियम सल्फेट VaSO4, वाह। और यहाँ पर क्या मिलता है आपको एल्युमिनियम क्लोराइड, एक एल्युमिनियम पे कितने प्लस होते हैं, प्लस के 3 होते हैं, तो क्लोरीन पे कितने होते हैं, 1 माइनस होते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको नोट करते हैं अच्छी तरह से। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है Cl, एल्युमिनियम क्लोराइड, क्या बनेगा AlCl3, ठीक है, आपका ये हो गया। अब इनको समझ लेते हैं, जो आपको यहाँ पे BaSO4 मिला है ना, ये सॉलिड के रूप में मिलेगा, किस रूप में, सॉलिड, और जो AlCl3 है आपका क्या होगा एक्वस होगा, कैसा होगा एक्वस, ये तली में बैठ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा बैलेंस करना है, कितने एल्युमिनियम है 2, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आओ चेक करते हैं, क्लोरीन कितने हो गए इधर 6, तो इधर भी 6 करने हैं, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखिए इधर, अब क्या करेंगे भाई बताओ, इधर कितने Ba हैं 3, इधर कितने 1, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना। अब चेक करो क्या बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका SO4, अच्छा यहाँ पे 3 लिखना भूल गए। अब यहाँ पर देखिए 3 S है यहाँ पर, ठीक है, और Al2 भी कितना 2, इधर भी 2 है, और यहाँ पर देखा जाए तो ये रिएक्शन संतुलित हो चुका है, तो हम कह देंगे भाई ये जो समीकरण है ये संतुलित हो गया है, ठीक है। आइए ध्यान देते हैं एक थर्ड नंबर पर, ठीक है। सोडियम है, सोडियम ये लो, सोडियम बन गया, और जल है, जल को कैसे करते हैं H2O, जल को कैसे लिखते हैं H2O, ठीक है। और आप जानते हैं जब भी सोडियम कैसा होता है, सॉलिड होता है, रूम टेम्परेचर पर चाकू से कट सकता है, ठीक है, ये लिक्विड है। जैसे सोडियम आएगा पानी में ना, तुरंत आग लगा देगा, क्या लगाएगा आग, यहाँ पे क्या बना देगा NaOH प्लस, एक गैस निकाल देगा, उसका नाम है हाइड्रोजन, क्या नाम है हाइड्रोजन, और ये आपका किस में होगा एक्वस में होगा। आइए भैया इसको बैलेंस करते हैं, कितने हाइड्रोजन हैं इधर, देखो ना 2 हाइड्रोजन है, इधर 3 हाइड्रोजन है, तो एक काम करिए यहाँ पे हम 4 कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सोडियम भी इधर कितना हो गया 2, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन चेक करें कितना, इधर 2 है, इधर भी कितना है 2, ये समीकरण आपका संतुलित हो गया है। तो आप ऐसे क्वेश्चन पर आदत डालें, ये आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो भैया यहाँ पर अभी आपने देखा जैसे हमने यहाँ पर रिएक्शन लिखा है ना, तो ऐसे ही कुछ वर्ड आ सकते हैं ना, ऐसे वर्ड में पूछा जा सकता है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अपक्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा आघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देते हैं, यानी कि सॉलिड के रूप में। तो भैया देखो इसको लिखना बहुत ही आसान है, बेरियम क्लोराइड लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, आपको याद होगा बेरियम Ba होता है, और यहाँ पर क्या आएगा Cl2 आएगा। सोडियम सल्फेट क्या होता है, इसका सूत्र Na2SO4, क्या होता है Na2SO4। जब इसकी अपक्रिया होती है ना तो तुरंत इनके आयनों का एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है, BaSO4 यहाँ पर आ जाएगा, और इसी का क्या बन जाएगा अवक्षेप, ये सॉलिड के रूप में, प्लस Na चला जाएगा Cl के पास, NaCl, लो नमक बन गया सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो और इसको लिख सकते हैं आप क्या, ये आपका जलीय विलयन होगा, ये ठोस है, और यहाँ पर Na2SO4 ये क्या चीज़ है, ये भी जलीय विलयन है, एक्वस है, ठीक है। और यहाँ पर हम जितने भी चीज़ लाएंगे स्टार्टिंग में सब जल में घुले होंगे, ठीक है।
तो इसको हमें बैलेंस करना बहुत ही आसान है। 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 है, ये भी एकदम बैलेंस है, 1 है, 2 क्लोरीन है। ये रिएक्शन आपका यहाँ पर देखा जाए तो पूरी तरह से बैलेंस है। आइए भैया बात करते हैं एक सेकेंड क्वेश्चन पर, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन में, है ना, जब हम क्या करते हैं, एक अम्ल को मिलाते हैं, आप ध्यान रखें NaOH में क्या डाला गया, HCl। हाँ, जैसे अम्ल और क्षार की क्रिया होगी तुरंत पानी निकल जाएगा। पानी निकाल दीजिए आप, क्या निकालेंगे, पानी निकालो ना, पानी, और ये एक में आ जाएंगे NaCl। यहाँ पर आपका ऐसा कुछ मिलता है आपको, ये आपका एक्वस होगा, जलीय विलयन होगा, ये तो लिक्विड होगा ही होगा यार। और यहाँ पर जो HCl और NaOH है ना, ये भी किस में है, एक्वस में है, इतना आप ध्यान रखें, AQ, ठीक है। तो आपको ऐसे ही लिख के आना है, और अगर ये रिएक्शन संतुलित नहीं है तो आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। वैसे देखा जाए यह समीकरण, यह रिएक्शन एकदम पूरी तरह से संतुलित है। आइए समझते हैं और सेकंड क्वेश्चन पर। तो ऐसे क्वेश्चन आप देखे होंगे, है ना, ये भी एक अपने आप में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। बोलो ना, किस यौगिक का, है ना, सफ़ेदी करने के लिए यूज होता है। तो आप ध्यान रखिए, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, बुझा हुआ चूना उसका नाम है। यानी कि हम जो सफ़ेदी करने के लिए यूज करते हैं ना, उसका क्या नाम है हिंदी में, बुझा हुआ चूना। क्या नाम है, बुझा हुआ चूना, ठीक है। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, X पदार्थ का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। तो X पदार्थ का जो नाम है ना, बुझा हुआ चूना है, और इसका जो सूत्र है ना, वो क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट एक में लिखे पदार्थ की जल के साथ अपक्रिया लिखे। बहुत ही अच्छा। चलिए हम यहाँ पर जब जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसका कलर एकदम दूध के जैसा होता है। कैसा होता है, दूध के जैसा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिए, इसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं इसे, बुझा चूना, ठीक है। और यहाँ पर जो पहले हम लाते हैं CaO को, इसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा अंतर, बिना बुझा वाले चूने में पानी नहीं मिला होता है, और बुझा हुआ चूना में क्या होता है, पानी मिला होता है, बस इतना सा अंतर है। तो चलिए बच्चों बात करते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए यहाँ पर आपके सामने एक और अच्छा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, जहाँ पर मुझे कुछ बातें समझनी है, ठीक है। तो आइए इनको कैरी करते हैं आगे। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो देखिए भैया क्या होता है ना, यहाँ पर जो लोहा है ना, Fe आयरन, ये बड़ा अजीब है, इसका भाई है बड़ा, कॉपर सल्फेट का CuSO4 बड़ा भाई है, यानी कि ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तुरंत कॉपर सल्फेट को बदल देगा। क्या करेगा, कॉपर सल्फेट को हटा देगा इसकी जगह से, और SO4 की जगह क्या लग जाएगा, आयरन, FeSO4 प्लस कॉपर अलग चला गया है, ये रो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये जो तत्वों का तुरंत एक्सचेंज हुआ है, ठीक है, इसी अपक्रिया को हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पे क्यों हटाया, तो आप ये लॉजिक ध्यान रखिए, Fe अधिक अपक्रियाशील होता है, यानी कि सबसे बड़ा भाई होता है, और तुरंत यहाँ पे कॉपर को क्या कर देता, हटा देता है, ठीक है। तो आप इनको ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं आपके लिए एक और नया क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके लिए एक और क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बन सकता है। क्या है ना, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अपक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो देखिए, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है, इसमें क्या होती है, जब अपक्रियाओं में उत्पाद का निर्माण होता है, यानी कि जब Ca ऑक्सीजन ये दोनों आपस में मिलते हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकला, और क्या बन जाता है, हीट, यानी कि एनर्जी मिलती है, साथ ही साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ऐसे अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना, ऊष्मा उत्सर्जन को हम यहाँ पर डेल्टा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसका मतलब होता है यहाँ से हीट निकल रही है, ये चीज़, ठीक है।
तो आप देखिए, जब भी कोई आप कार्बन का कंपाउंड जलाते हैं, ऑक्सीजन O2 का मतलब क्या, जलाते हैं, जैसे लकड़ी आप जलाते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो आपको क्या मिलता है, हीट। और जो काला काला धुआं होता है ना, उसमें आपका क्या होता है, CO2 गैस होता है। तो ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं, आपको ध्यान रखना है। ऊष्मा क्षेपी में क्या होता है, हमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, प्राप्त होती है, जबकि अभी एक नेक्स्ट आएगा, उसमें क्या होगी, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। इसमें पहले ही शोषित कर लेता है। जिन अपक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है और उन्हें ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए CaCO3 का अपघटन एक ऊष्मा शोषी अपक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा अवशोषित होती है। तो देखिए क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट किया जाता है, तो ये आपको बता रखा हमने, जब भी कार्बोनेट का कंपाउंड हीट किया जाएगा तो क्या निकलेगा, CO2। अब जो बचा वो इसके पास आ जाएगा, एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे आ गए, तो एक ऑक्सीजन बचा इसके पास, ठीक है। इसका नाम क्या है, बुझा हुआ चूना। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।